अच्छा जी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ पहले लेक्चर में, पहले नहीं सेकंड लेक्चर में। ये किसका, अच्छा ये इसका आ, हमारे साथ आबिद अतीश साहिबा की, आबिद साहब की बेटी भी मौजूद है। क्या नाम है उनका? माहा। हम, अगर आप माइंड ना करें तो अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लें। सर आज एक्सक्यूज कर सकते हैं? जी चलें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जी जी। थैंक यू सर। अच्छा, कम से कम आपने बोलना जरूर है। हाँ, आप। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं इसलिए कह रहा था कि आप बोलती नहीं है, फिर मैं भूल जाता हूँ आपसे कहना, पिन पॉइंट करना भूल जाता हूँ ना मैं फिर, कि आप भी बोलें। हम चाहते हैं हर कोई पार्टिसिपेट करे हमारी डिस्कशन में। क्लब क्लब यार पता नहीं, मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया, पता नहीं मेरे बाल भी ठीक हैं कि नहीं है। अजीब वो गरीब शक्ल बनी सर, हुई है आपके बाल मेरी। नजर नहीं आ रहे हैं। हैं? आपके बाल नजर नहीं आ रहे। मेरे बाल नजर, ये तो और भी गलत बात होगी भाई। और भी गलत बात होगी तो फिर आप अपनी टोपी उतार लें। वो तो फिर पता नहीं क्या निकल आएगा उसके नीचे से। उसके नीचे से बाल निकल आएंगे। पता नहीं किसके बाल निकल आएंगे। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। आज हमने एक्चुअली एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, अरसलान आ गए? नो सर, अरसलान नहीं आए अभी। ओहो, अरसलान नहीं आया अभी तक। लेट मी कॉल हिम। जी, ये है इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। ओके। Islamic sacred geometry and Islamic geometrical patterns. मैं बैठता हूँ कुर्सी पे। कौन बैठ रहा है कुर्सी पे? भट्टी साहब आ गए हैं, भट्टी साहब बैठ रहे हैं। अच्छा, भट्टी साहब बैठ रहे हैं। भट्टी साहब आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आप हमेशा ही एंजॉय करते हैं, लेकिन आज का लेक्चर ख़ास तौर पर एंजॉय करेंगे। मैं अरसलान को, एक साहब को मैंने ऑफ़र किया हुआ था कि अच्छा, अब मैं क्या बताऊं। अरसलान को मैं ज़रा टेलीफोन कर दूं। आई वांट अरसलान टू बी हेयर बिकॉज देयर इज समथिंग विच मोहम्मद अरसलान, अरसलान, अरसलान। ओहो यार, ये यार आप मेल नहीं कर सकते अरसलान को? सर वो ग्रुप में मेल कर दीजिए ना, सेशन है स्टार्टेड। कर दिन कर दिन। ठीक है सर। आई कुडंट फाइंड, मैं मेल कर देता हूँ उसको। He must be available on the mail. I want him to be here today because so many relevant. हाँ, अच्छा जी। अरसलान, all right, अरसलान, Arsalan Ejaz, we are waiting for you.
जी। अच्छा, आज हम एक्चुअली बनाएंगे भी सही ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, लेकिन हम कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है कि हमारे जो सीनियर साथी हैं वो तो एंजॉय करेंगे ही, लेकिन जूनियर साथी भी हमें उम्मीद है कि वो एंजॉय करेंगे वो बातें। ओके। अपना माइक जरा ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। जी। ओके, ऑल राइट, सो वी आर ऑल सेट। आज का लेक्चर है इन साहब के नाम, जिनको तालिबान ने बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बहुत बड़े फनकार थे ये KPK के। ताहिर साहब, आप इनको जानते होंगे। यस सर। तो ये जो एक जंग है, हमारे मज़हब में भी और दूसरे मज़हबों में भी ये जंग जारी रही है, जिसमें जिसमें क्या हुआ है, जिसमें मज़हब की एक बड़ी स्ट्रिक्ट और बहुत ही रिजिड इंटरप्रिटेशन की जाती रही है, और किसी किस्म के आर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करने की तालीम नहीं दी जाती। ये मैं आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी की है। ये सब किताबें मैं इस्तेमाल करूँगा अपनी वर्कशॉप में, और मज़े की बात ये है, बहुत मज़े की बात ये है कि इन तमाम किताबों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ बनता है। अगर आप ज़िंदगी को, अगर आप इस मुल्क की भलाई को, अगर आप इस मुल्क के गरीब लोगों की भलाई को, अगर आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हों, तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, होना पड़ेगा। इसमें सबसे ऊपर जो किताब है, द इंडियन खिलाफत मूवमेंट। अच्छा, आ, 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 उसामा, आप बता सकते हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में कुछ हमें? खिलाफत मूवमेंट के बारे में सर मुझे तो नहीं इतना आइडिया। मेरे ख्याल से समथिंग रिलेटेड टू टर्किश आई गेस के उनकी खिलाफत कायम है जंग के बाद, समथिंग लाइक दैट। आहिस्ता बोलें जरा। क्या मसला क्या था? मेरे ख्याल से मुसलमान जंग हार गए थे शायद बड़े सगीर में, और या पता नहीं तुर्की में, तो वो इन्होंने मूवमेंट चलाई कि भाई हम जंग हार गए लेकिन हमारी खिलाफत कायम रहे। अच्छा, हम जंग, यहाँ तो खिलाफत थी नहीं यार। सर यहाँ पता तो नहीं, मेरी हिस्ट्री बहुत बुरी है। आप बता सकती हैं खिलाफत मूवमेंट के बारे में? आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 के डिफीट में जो है कॉलोनीज डिवाइड हो रही थी बिटवीन जर्मनी पोलैंड की, उसमें टर्की वाज एलाई ऑफ जर्मनी। उसके जब उन्होंने डिवीजन करनी थी तो दे एंडेड द खिलाफत मूवमेंट, द खिलाफत सॉरी। तो They इसमें ended, जो द they खिलाफत, ended the खिलाफत। यस यस द कैलिफेट ओवर देयर। Who ended the खिलाफत? वर्ल्ड वॉर आई थिंक ब्रिटिश थे। ब्रिटिश। पहली बात तो ये कि यही हमें पढ़ाया जाता है, और यही बात बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश वॉज एन एलाई ऑफ खलीफा, एंड द खलीफा वॉज एन एलाई ऑफ ब्रिटिश। ओह यस, हम सॉरी हिस्ट्री, उन्होंने उनको नहीं, ये आप सॉरी ना करें, इसलिए कि इम्प्रेशन यही दिया जाता है। तो फिर खिलाफत मूवमेंट चल किस लिए रही थी? अगर अंग्रेज खिलाफत के साथ थे और खलीफा के साथ थे, तो हम खिलाफत मूवमेंट क्यों चला रहे थे? जी। ये बेसिकली क्योंकि मुस्लिम्स थे यहाँ पे इंडिया में भी, जब सब कॉन्टिनेंट जिसको उस टाइम पे कहते थे, तो हाँ, हाँ। उन्होंने क्या था कि अपने प्रोटेक्ट करने के लिए कि फॉर देयर सिंपैथी विद द मुस्लिम्स, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए? खिलाफत को नहीं, दे लेकिन डिडंट वांट कि अंग्रेज तो खिलाफत के साथ थे, खलीफा अंग्रेजों के साथ था, तो फिर यहाँ झगड़ा किस बात का था? हमारे पास तो अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो हम खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत तो ख़त्म की थी कमाल अतातुर्क ने, तो हम खिलाफत मूवमेंट किस लिए चला रहे थे? ये फिर हम बात लंबी हो जाएगी। दिस इज अनदर
example of suicidal tendencies in the Muslim. अच्छा, ये सिमेट्रीज ऑफ इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ये हमारी तहजीब और कल्चर की दरख्शां मिसालें। दी ग्रेट अमेरिकन यूनिवर्सिटी किस तरह से मुल्कों की इकॉनमी को, डिफेंस को, मुल्कों की ताकत को बढ़ाने में, मजबूत करने में एक यूनिवर्सिटी किरदार अदा करती है, आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने में क्या रोल प्ले करती है, इसका भी बड़ा ताल्लुक है हमारी बातों से। सेक्रेड ज्योमेट्री क्या होती है, विच इज़ मोस्टली नॉट इस्लामिक। इनोवेटर्स कौन थे, ये वॉल्टर इसाक खान बड़ा मशहूर इंटरव्यू करने वाला है, बायोग्राफीज लिखने वाला है। उसने लियोनार्डो डा विंसी की भी बायोग्राफी लिखी है। लियोनार्डो डा विंसी की खास बात ये थी कि ये आर्ट्स और मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री इन सब में बहुत आगे था। मैथमेटिकल मॉडलिंग यूजिंग जियोजेब्रा, ये हमारी जियोजेब्रा की किताब है। इस्लामिक पैटर्न्स हम पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स प्लस आर्ट, यही सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू प्लेटोनिक सॉलिड्स, ये 3D ज्योमेट्री प्लेटो के ज़माने से चली आ रही है। ये नॉवल है कैंडाइट का, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में जिक्र करूँगा। अच्छा, ये फिर वही बात आ गई कि एक तरफ हमारी कल्चरल हेरिटेज है और एक तरफ हमारे मज़हब में कुछ लोग जो हैं उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करते हैं कि वो एक बड़ा वायलेंट मज़हब है, जबकि वो नहीं है। अच्छा, आप माहम ये बता सकती हैं कि व्हेन डिड टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग स्टार्ट किलिंग मुस्लिम्स? मतलब मुसलमानों ने मुसलमानों को ही मारना शुरू किया, इसकी इब्तिदा कब से शुरू हुई? इसलिए कि इसका डायरेक्ट क्लैश है हमारे आर्ट और लिटरेचर के साथ। इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एक तरफ हैं और एक तरफ ये लोग हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं और टेररिस्ट हैं जो इन इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो आप माहम बता सकती हैं कि हमारे यहाँ टेररिज्म और सुसाइड। आप बिल्कुल शुरू की बात करें जब एक मुसलमान ने मुसलमान से लड़ाई की थी, या बिल्कुल when terrorism came into being? लड़ाई की बात नहीं, लड़ाई की बात मैं नहीं कर रहा। जब टेररिज्म और सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हुई थी कि किसी को कत्ल करना है, बेशक मैं भी कत्ल हो जाऊं, लड़ाई की बात, हम लड़ाइयों की बातें नहीं कर रहे, हम जंगों। टेररिज्म के इंसेप्शन का नहीं पता। सबसे पहले, अच्छा उसामा, मैं आपसे जरा पूछूं, आप बताएंगे? मेरे ख्याल से रसूल के इंतकाल के बाद से शायद मुसलमानों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और मारधाड़ शुरू हो गई थी आपस में। रसूल के इंतकाल के बाद ही नहीं, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ टारगेटेड किलिंग की। तो मारधाड़ होना तो और बात होती है कि खलीफा कौन बनना चाहता है, वो और बात होती है। ये टेररिज्म वो होता है जिसमें एक खास बंदे को टारगेट करके मारा जाता है और जो मारने वाला है वो भागने का रास्ता नहीं सामने रखता, वो उसे पता है कि वो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। वो सुसाइड बॉम्बर है। जी, आप बता सर, ये जी, was it the 1965 war? 19 ये कौन सा बोल रहे हैं? अरसलान बोल रहा हूँ सर। ओ अरसलान, आप आ गए। जी मैं आ गया। जी 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 सॉरी जी, फॉर बीइंग लेट। मेल कर रहे थे। 1965 वॉर में हमारे जवानों ने अपने आप को बॉम्ब्स बांध के दुश्मन के टैंकों के नीचे, दैट वाज सुसाइड बॉम्बिंग। आई थिंक जिस तरह हमारे खलीफा मरे हैं 3, they were an act, that was an act of terrorism, that was no less than an act of terrorism, so that's why I completely agree। और अरसलान, जहाँ तक ये आप बात कर रहे हैं, I think it's more fiction than reality। I can't say anything about it। I will not say कि ये झूठ है या सच है, मगर सही कह रहे हैं। और उसके बाद फॉर्मल टेररिज्म मुसलमानों में कब शुरू हुआ था? यानी एक ऐसी पार्टी बन गई जो कत्ल करना चाहते हैं, जो लोगों को कत्ल करना चाहते हैं, और कत्ल भी इस तरह करना चाहते हैं कि जो कातिल है वो अपना रास्ता, वापसी का रास्ता नहीं छोड़ेगा।
नहीं रखेगा, नहीं सोचेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे खलीफा के मर्डर के बाद ही, शहादत के बाद ही ये टेररिज्म शुरू हो गया था। लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी के तौर पे ये टेररिज्म और सुसाइड बॉम्बिंग कब शुरू हुई थी? आप जरा कुछ हिस्ट्री में पीछे जाना चाहते हैं? इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये जो सुसाइड बॉम्बिंग का सिलसिला है और टेररिज्म का, ये डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करता है हमारे इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के साथ, हमारी तहजीब के साथ, हमारे म्यूज़िक के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारी वो तमाम जिन चीज़ों पे हम फख्र कर सकते हैं। जी, आप में से कोई बता सकता है? सर जब पहली दफा कम्युनिस्ट अफगानिस्तान में आए थे। ओह, दैट इज यही कहा जाता है, यही हमें पढ़ाया जाता है कि सर वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज ने भी किए थे। नहीं यार, वो कामिकाजी जो वो करते थे, एक तरह से यू सी, वो अपने को नहीं मारते थे। मैं अपने आप के मारने की बात कर रहा हूँ। दुश्मनों को 65 की वॉर की इन्होंने बात की थी, उसमें भी जो फर्क था वो ये कि मुसलमानों को नहीं मार रहे थे, वो अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे। तो अगर वाकई उन्होंने बम बांधे हुए भी थे और सुसाइड कर रहे थे, तो वो दैट वाज सेविंग देयर ओन कंट्री, सेविंग देयर ओन चिल्ड्रन, एंड अपनी बेटियां, अपने बेटे, अपने बच्चों को सेव करने की कोशिश कर रहे थे, अपने बच्चों को नहीं मार रहे थे। मैं यही तो फर्क बयान कर रहा हूं ना आपको, कि टेररिज्म वो होता है जिसमें आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने मुसलमानों को कत्ल करने की कोशिश करते हैं। इट स्टार्टेड विद द खारजियाइट मूवमेंट ड्यूरिंग हजरत अली, जो कि बहुत अच्छे मुसलमान थे और जिनका तरीक़ेकार ये था कि सारे जितने भी बड़े मुसलमान लीडर्स हैं, जिनमें अमीर माविया भी हैं, जिसमें अमर बिन आस भी हैं, और ज़ाहिर है हज़रत अली का तो मुकाम बहुत ऊंचा है, इन सबको कत्ल कर देना चाहिए हमें। अच्छा, उसके बाद ये चलती रही मूवमेंट्स, और उसके बाद आपने निज़ामुल मुल्क का नाम सुना होगा। निज़ामुल मुल्क और ज्योमेट्रिशियन उमर ख़याम का नाम सुना होगा, और हसन बिन तूफ़ा का नाम सुना होगा। यस सर, समरकंद। हाँ, समरकंद का नॉवल अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आप सबसे कहूँगा, अरसलान, यू शुड बाय समरकंद राइट अवे। सर मैंने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है? अच्छा, हाँ। तो राइट सर। जी जी। तो उसमें ये 3 क्लास फेलोज थे, जिसमें से तीनों बहुत इंटेलिजेंट थे। निज़ामुल मुल्क ने मदरसे बनाए थे, और ये जो इस वक्त हमारे मदरसों में निसाब, वो निसाब निज़ाम, उसी निज़ाम के निसाब को ही फॉलो किया जाता है। क्या नाम है उसका? निज़ाम है, खास नाम है दरसे निज़ामी। एग्जैक्टली, वो उसी जमाने के दर्स निज़ामी को फॉलो करते हैं। अच्छा, उमर ख़याम उस जमाने में एक रुबाइयात के तौर पे तो मशहूर ही है, फाइन आर्ट्स में बहुत, मतलब उसका नाम दुनिया के बहुत बड़े शायरों में लिया जाता है, लेकिन ही वॉज अ ज्योमेट्रिशियन। और निज़ामुल मुल्क ने उसको एक बहुत अच्छी खूबसूरत गुलाबों के फूलों के दरमियान ऑब्जर्वेटरी बनवा के दी थी, जिसमें वो ज्योमेट्री के एक्सपेरिमेंट्स और एस्ट्रोनॉमी के एक्सपेरिमेंट किया करता था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट्स को निसाब में शामिल नहीं किया गया था। तो ये हसन बिन सब्बा ने वो किलिंग मशीन बनाई थी, जिसने बेतहाशा मुसलमानों को मारा था, और वो इस तरह से मारते थे कि मारने वाला जो था वो बाद में अपने आप को हवाले कर देता था, वो भागने की कोशिश भी नहीं करता था, और वहीं लोग उसकी तिक्का बोटी कर देते थे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते थे। तो ये एक क्या कहना चाहिए, ये एक टेंडेंसी है हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन में, जिसमें वायलेंस और टेररिज्म और सुसाइड बॉम्बिंग, और इत्तेफाक की मजे की बात यह है कि अपने लोगों को मारना है, अपने ही लोगों को मारना है। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। अच्छा,
व्हाट वाज रेनेसां? ये रेनेसां के स्पेलिंग भी मुझे तो नहीं आते, आप में से कोई मुझे बता देगा रेनेसां के स्पेलिंग क्या होते हैं? अरसलान को तो आते होंगे। सर RENNAI। अब आगे मैं ही फंस गया हूँ। सर चैट पे सेंड कर दो, चैट पे। डबल एन नहीं आता, RENN डबल एन सिंगल एन होता है। सिंगल एन है, सिंगल एन है। RENAI डबल एस सर चैट पे सेंड कर दीजिए। AI है सर। देखे ना, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें तो इसके स्पेलिंग भी नहीं आते। मैं जान के मैंने देखे, आई मेड दिस मिस्टेक माई सेल्फ कॉन्शियसली, ताकि हम ये बता सकें कि हमें रेनेसां का मतलब पता नहीं है। माहम, आप हमें बताएंगी रेनेसां के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर रेनेसांस बेसिकली उन ख्यालात को वापस लाना था ऑफ द ग्रीक एंड रोमन, जिनको हम क्लासिकल कहते हैं। इन लिटरेचर, इन आर्ट। एक मिनट, आहिस्ता। ख्यालात को वापस लाना था, मतलब रीबर्थ, इट वाज सॉर्ट ऑफ रीबर्थ। उससे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता चले कि रेनेसांस से पहले जो था वो क्या टाइम पीरियड था, जो कि बहुत जिसको आप मिडिल एजेस कहते हैं, जिसमें बहुत क्रिश्चियनिटी प्रोजेक्ट हो रही थी, और जो एजुकेशन जो थी वो वाज मोस्टली रिलेटेड टू योर रिलीजन। जैसे हमारे यहाँ है। जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ है। हाँ जी, मतलब वो डार्क एजेस थी क्रिश्चियनिटी की। हाँ जी, बिकॉज उस टाइम पे एजुकेशन को आप इतना प्रमोट नहीं कर रहे थे। जो एजुकेशन मोस्टली रिलेटेड टू रिलीजन थी, और उस टाइम पे बहुत वॉर्स भी हुई थी, क्रूसेड्स जो आप आजकल के जमाने को डार्क एजेस कह रही हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान में कह रही हूँ, जिसमें आप मोस्टली रिलीजन को आप प्रेफर करते हैं, लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, ऑल राइट। रेनेसां, व्हाट वाज रेनेसां? दैट इज a book by Walter Isaacson. अरसलान, ये वॉल्टर इसाक्सन की किताबें तुमने देखी होंगी। he interviewed Bill Gates, he interviewed ये स्टीव जॉब्स। इसने और भी बेतहाशा लोगों की बायोग्राफीज लिखी हैं। ब्यूटीफुल राइटर। ये यहाँ पे लिखता है, एडा, एडा को कोई जानता है? यस सर, सर आपने एक दफा एल्गो की क्लास में बताया था, एडा लवलेस। एडा लवलेस, मैडम की सॉरी सर, वॉइस जरा कम कर दें। एडा लवलेस लॉर्ड बायरन की ओनली लेजिटिमेट चाइल्ड थी, और उसने अपने बायरन, लॉर्ड बायरन वाज अ ग्रेट पोएट, और उसने, उसकी ख़ास बात ये थी कि उसने जो रोमांटिक और जो फाइन आर्ट्स और लिटरेचर की जो स्पार्क था, वो अपने बाप से लिया था। और उसकी मदर जो थी, उस उनकी जब लॉर्ड बायरन की और लॉर्ड इसकी एडा की मदर की शादी हुई थी, तो दे वर ग्रेटली इन लव। तो जिस कदर उनके दरमियान मोहब्बत थी, उतनी ही फिर अरसलान मेरी बात की शहादत देंगे कि जितनी मोहब्बत होती है, फिर वो दूसरी तरफ जाके उतनी नफरत में बाज़ दफ़ा तब्दील हो जाती है। जी सर, बात तो हो जाती है बिल्कुल। और वो इस कदर शदीद थी कि उसने उस लॉर्ड बायरन की शक्ल नहीं देखने दी अपनी बेटी को, और उसने ये कहा कि मैं इसको बिल्कुल लॉर्ड बायरन के, जो लॉर्ड बायरन सोचता है, जो वो लिटरेचर लिखता है, जो वो पोइट्री करता है, उसके करीब करीब भी फटकने नहीं दूंगी। तो खुद भी वो पढ़ी लिखी थी, उसकी माँ जो थी। तो उसने लोगों से पूछा कि यार, ये जो आर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, आ, 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 ये जितने भी फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, इसका उलट क्या होता है? मैं वो चीज कराऊंगी इसको कि लॉर्ड बायरन तो आर्टिस्ट था, म्यूजिक भी
म्यूजिक का भी उसको बहुत शौक था, उसको पोइट्री का तो मास्टर था, वो लिटरेचर का बहुत बड़ा मास्टर था, ये सारी चीजें। इसका उलट क्या होता है? तो माहम आप बताएंगे इसका उलट क्या होता है? अगरचे वो होता नहीं है उलट, लेकिन मतलब क्या समझा जाता है? साइंस, मैथमेटिक्स। ओके। तो उसके लिए वो बहुत अमीर लोग थे, तो उन्होंने जो उसके लिए रखी थी, जो मैडम्स रखी थी, जो उसकी परवरिश करती थी, सुलाती थी, खिलाती थी, रात को कहानियां भी सुनाती थी, तो कहानियां भी वो मैथमेटिक्स की सुनाती थी उनको। अच्छा, वो एक दिन मिसेस बायरन जो थी वो आई कि वो कहानी सुना रही थी, तो वो नेगेटिव नंबर्स भी आ गए थे बीच में और इमेजिनरी नंबर्स। उन्होंने कहा ना ना, ये नेगेटिव नंबर्स नहीं आने चाहिए, ये लिटरेचर की तरफ चला जाता है, फिर ये तो इमेजिनरी नंबर फिर इमेजिनेशन की तरफ चला जाता है। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए इसकी एजुकेशन में जो इमेजिनेशन की तरफ चली जाए। अच्छा खैर, तो एडा की खास बात ये थी कि एडा वाज कंफर्टेबल एट द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एरियाज, लिटरेचर, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। और यही एक चीज थी जो रेनेसां में जिसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और जिसमें हम मुसलमान पीछे रह गए कि हमारे जो आर्टिस्ट थे वो अलग हो गए, और उमर ख़याम में भी एन एक्सेप्शन। तो ये अब आप देखें, मैं आपको अगली स्लाइड में एक बड़ी अजीब चीज़ दिखाता हूँ कि अब आप ये देखें कि उस ज़माने में उस ज़माने की रेनेसां की एक शाम में चाय की पार्टी हो रही है, नहीं बल्कि पूरे दिन एक पार्टी हो रही है। अरसलान, अरसलान, वेयर इज अरसलान? अरसलान, असलाम साहब, आपका माइक ऑफ है। अरसलान। जी जी सॉरी, मुझे हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, मैं ये पूछ रहा था, आपने कभी पार्टी नहीं की, कभी बुलाया नहीं अभी खाने वाने पे हमें? सर जब मर्जी, मोस्ट वेलकम। नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह वाली पार्टी नहीं ना, मैं तो इस तरह की पार्टी की बात कर रहा हूँ। ये जरा खुद ही आप पढ़ के सुना दें, ये अच्छा आपके अच्छा अच्छा। साथ। The ये evening featured dancing, reading, games and lectures accompanied by an assortment of seafood. जरा 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 आहिस्ता आहिस्ता, इस अच्छा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की पार्टी आपने थ्रो करनी है अब लाहौर के अंदर, ताकि रेनेसां इस्लाम में भी शुरू हो जाए। इससे पहले कि तालिबान अफगानिस्तान में आए और फिर लाहौर में आ जाएं। ये द इवनिंग से शुरू करें जी। The evenings featured dancing, readings, games and lectures accompanied by an assortment of seafood, meat, fowl, exotic drinks and iced desserts. The ladies staged tableaux vivants in which they dressed in costume to recreate famous paintings. Astronomers set up telescopes, researchers displayed their electrical and magnetic contrivances, and Babbage allowed guests to play with his mechanical dolls. The centerpiece of the evenings, and one of Babbage's most motives for hosting them, was his demonstration of a model portion of his difference engine, a mammoth mechanical calculating contraption that he was building in a fireproof structure adjacent to his home. Babbage would display the model with great drama, cranking its arm as it calculated a sequence of numbers, and just as the audience began to get bored, showed how the pattern could suddenly change based on the instructions that had been coded into the machine. Those who were especially intrigued would be invited through the yard to the former stables where the complete machine was being constructed. आगे भी चलो सर। जी। Babbage's difference engine, which could solve polynomial equations
impressed people in different ways. The Duke of Wellington commented that it could be useful in analyzing the variables a general might face before going into battle. अच्छा, अब आप ये देखें, एक मिनट रुक जाएं। ये देखें आपके ये सारा कुछ जो हो रहा था, इसमें किसी हद तक गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप थी, लेकिन ये जो पार्टी वो थ्रो कर रहा था, जैसे अब अरसलान ने थ्रो करनी है, वो पर्सनल पार्टीज थी। उन पर्सनल पार्टीज में फिलोसफर्स, पोएट्स, डांसर्स, पेंटर्स, साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, वो पूरा एक दिन के लिए इकट्ठा हो जाते थे, ग्रुप्स बना लेते थे और वो बातें करते थे जो वो करना चाहते थे। अलग से अलग अलग बातें करते थे। कोई अपने शौक की बात कर रहा है, उसके शौक के लोग अलग इकट्ठे हो जाते थे, दूसरे शौक के लोग अलग इकट्ठे हो जाते थे, मैथमेटिक्स के अलग, फाइन आर्ट्स के अलग। जहाँ इंटरसेक्शन होता था वहाँ यानी मैथमेटिक्स और आर्ट्स का या दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स का, वहाँ पर भी वो एक ही टेबल पे, बहुत बड़ी टेबल भी होती थी, तो उन पर वो बैठ जाते थे। देखिए, जब ज्यादा इतने बड़े इंटेलिजेंट लोगों को आप एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो फिर जो कुछ होगा वो क्या होगा, उसका नाम तो, उसके तो स्पेलिंग मुझे नहीं आते, लेकिन उसे फिर रेनेसां कहते हैं। ये मुसलमानों में कभी नहीं हो सका। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं कि आपके ख्याल में आपके ख्याल में साइंस की तरवीज के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए, या मुसलमान मुल्कों में सरपरस्ती की गई, या ईसाई मुल्कों में सरपरस्ती की गई या नहीं, या करनी चाहिए थी? माहम, आपका क्या ख्याल है, इससे पहले कि अरसलान इसे कंटिन्यू करें? जी सर, जो मैंने पढ़ा हुआ उसमें ये था कि जो चर्च था उसने रोकी थी, जिसके बाद फिर रेफॉर्मेशन आया था। रुकने की बात तो छोड़ देना, वो तो डार्क एजेस से, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत की सरपरस्ती होनी चाहिए, मुसलमानों में थी या नहीं थी, क्रिश्चियंस में थी या नहीं थी? आई थिंक थी क्रिश्चियंस में, और मुसलमानों में भी थी। मुसलमानों में थी, क्रिश्चियंस में नहीं थी। मजे की बात ये, यानी मुसलमानों में थी, वो साइंटिस्ट को प्रमोट भी करते थे, लेकिन वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं था। अब ये अरसलान चूंकि बिजनेसमैन है, इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो मॉडल जिसमें आपको हुकूमत से पैसे मांगने पड़े कि बजट में इतने पैसे रख दें, वो कहीं पैसे नहीं है इस वक्त। जो चीज सेल्फ सस्टेनेबल ना हो वो चल नहीं सकती आगे। क्रिश्चियनिटी में जो साइंस और टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल एज में, स्टीम इंजन के बनने के बाद जो कुछ हुआ, वो गवर्नमेंट की सुपरविजन में इतना नहीं हुआ जितनी प्राइवेट एंटरप्राइज में हुआ। जितना लोगों का जो इंटरेस्ट था, जो लोगों का मुनाफा कमाने का शौक था, या ग्रीड थी, या लालच थी, या जिसे जो भी आप उसे कहना चाहें, उसने उसको फ्यूल किया। अरसलान, क्या ख्याल है आपका? जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एवरी बिजनेस हैज टू बी सेल्फ सस्टेनेबल। जी, तो वो हाउएवर गवर्नमेंट्स एक फिजा जरूर कायम कर सकती हैं व्हिच कैन पॉजिटिवली इनकरेज। बिल्कुल, लेकिन अल्टीमेटली जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो तरक्की पिछले 400 सालों में आई है, उसमें डायरेक्टली ये नहीं था कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज बना दो और वो चीज बन गई, एप्पल फोन बन गया, ऐसा नहीं हुआ। ये लोगों की अपनी इनोवेशन और अपनी बिजनेस इंटरेस्ट थे, जिनकी बुनियाद पर ये चीज होनी थी। गवर्नमेंट लाख इसमें इन्वेस्टमेंट करती, अगर करती भी सही, तो ये चीज नहीं होनी थी। ये बड़ी अजीबो गरीब बात। मैं तारीफ पर नहीं कह रहा, बुराई में नहीं कह रहा,
तारीफ भी उसकी हो सकती है, बुराई भी इसकी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये जो बिजनेस इंटरेस्ट थे टेक्नोलॉजी और साइंस को प्रमोट करने के लिए, ये इस्लाम में कभी भी नहीं थे। अब आप ये देखें कि जब बाबर बादशाह नहीं, अकबर बादशाह या उसके बाद किसी बादशाह के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे टाइम लिया था मिलने का, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब टाइम लिया तो वो 1 महीने के बाद का बादशाह ने दिया। और जिस दिन उसने मिलना था बादशाह ने, मुगल बादशाह बहुत पावरफुल था उस वक़्त, उसकी जो फौजें थीं वो मेरे ख्याल में लंदन की आबादी के बराबर होंगी। यानी अगर फौज के हिसाब से आप मुकाबला करें उस वक़्त के इंडिया का, या दौलत के हिसाब से मुकाबला करें उस वक़्त के इंडिया का, तो इंग्लैंड तो कुछ भी नहीं था। ना वहाँ पैदावार होती थी, सारा कुछ तो खाने का वो इंपोर्ट करते थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। तो हम तो उनसे बहुत आगे थे। अच्छा, तो उसने अपने वजीर से पूछा कि पहले मुझे बता दो ये किस मुल्क के नुमाइंदे हैं। तो उसने बताया कि पता नहीं विक्टोरिया या कौन सी मलका वहाँ पे हुकूमत करती है, इंग्लैंड छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटी सी फौज है, हमसे इनका कोई मुकाबला नहीं, हम इनसे बहुत आगे हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है फिर आने दो इन्हें। तो जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए तो उनका तारुफ कराया गया कि ये मलका विक्टोरिया या जो भी मलका थी उनके नुमाइंदे हैं। वो जिस तरह से अनाउंस किया जाता था बादशाह के दरबार में, तो उन्होंने फौरन ये कहा कि नहीं, हम किसी मुल्क के नुमाइंदे नहीं हैं। और बादशाह को तो गुस्सा चढ़ गया इस बात पर कि ये किसी मुल्क के नुमाइंदे नहीं हैं, और इनको इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये इतने बड़े बादशाह और इतने बड़ी सल्तनत के सामने ये कुछ लोग वैसे ही पहुंच जाएं। तो उसने पूछा तो फिर आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसने कहा जी हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अकबर बादशाह को ये पता नहीं था कि कंपनी क्या होती है। ये अरसलान को तो पता है, उसने तो एक कंपनी बनाई हुई है कि, लेकिन अरसलान ने ये नहीं किया कि किसी और मुल्क में जाके अपनी कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए उस मुल्क पे ही कब्जा कर ले। तो अरसलान ये एक अजीब बात नहीं थी अकबर बादशाह के लिए कि ये कंपनी क्या होती है। वो तो ये सोचता था कि जितनी तिजारत होती है दुनिया में, जितनी लेन देन होती है, जो भी कारोबार होता है वो मुल्कों के दरमियान होता है। ये कंपनी कहाँ से आ गई? और वो कंपनी भी ऐसी जिसने पूरी मुगल एम्पायर को हड़प कर लिया। माहम, आपको ये बात अजीब नहीं लगती? माहम जी बिल्कुल लगती है। आप अपने फादर के साथ मिलके, आपके फादर तो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, मुझे तो एंटरप्रेन्योर के का तलफ्फुज़ भी नहीं आता, सॉरी, इसलिए कि हमारे यहाँ है नहीं। अरसलान के साथ मिलके एक कंपनी बनाएं और सारे मुल्क पे कब्जा कर लें, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया था। तो ये कंपनी ने पूरी मुगल एम्पायर पे कब्जा कर लिया। ये कुछ आपको अजीब सा नहीं लगता? हाँ, वह बताएं ना। जी लगता है। तो फिर क्या वजह क्या थी? आई थिंक वो हालात इस तरह के थे जिसपे दे वर एबल टू, लेकिन इसमें भी इट टुक देम अ लॉट ऑफ इयर्स एंड सेंचुरीज। नहीं, लेकिन हालात ऐसे आप जाके पैदा कर देना, कंपनी बनाएं और किसी मुल्क में जाके हालात, अमेरिका में इस तरह के हालात पैदा कर लें कि जाके पूरा अमेरिका को फतह कर लें आपकी कंपनी। हाँ, हालात का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता हालात से क्या मतलब लेती हैं आप, कि एक छोटी सी कंपनी जो है और पूरे एक सल्तनत के ऊपर, जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे मालदार सल्तनत है, उस पर कब्जा कर ले। हालात कुछ ऐसे हो गए थे, क्या मतलब, क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? हाँ, सर जो मुगल्स का इनिशियली जो इंपीरियलिस्ट उनका जो वो ख्याल था, वो स्लोली दे वर डिक्लाइनिंग, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे दे हैड सुपीरियर वेपन्स, और उनके ख्यालात भी। अकबर बादशाह के जमाने में तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब वो अकबर की फौज जाती थी,
मार के भगाते थे, ऐसे मार के भगाते थे कि वो समंदर में कूद जाते थे। तो आखिर हुआ क्या ये सारा कुछ? एक वो बात की बात आप ना करें ना कि बाद में क्या हुआ, लेकिन एक वक्त तो ऐसा था कि उनकी कोई कभी उनकी आमने सामने की जंग करने का तो सवाल ही नहीं था। इतनी ताकत थी मुगल एम्पायर के अंदर। तो ये जरा सोचने की बातें हैं। ताजमहल मुगलों ने बनाया था। ताजमहल में जो खूबसूरती है उसके लिए हम अलग से, उसके लिए जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न उसके लिए उसमें हैं, उसके लिए एक सेशन रिजर्व करेंगे। लेकिन ताजमहल बहुत खूबसूरत था, स्टीम इंजन बहुत बदसूरत था। लेकिन स्टीम इंजन में बड़ी ताकत थी और ताजमहल में कोई ताकत नहीं थी। ताजमहल मुगलों की बादशाहत को या उनकी एम्पायर को नहीं बचा सका, जबकि स्टीम इंजन इतनी बदसूरत सी चीज थी, उसने ताहो तेग कर दिया मुगल बादशाहत को और एम्पायर्स को। तो ये चक्कर हुआ क्या है? हैज टू बी समथिंग। उसामा, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ चलें, अरसलान यहाँ से शुरू कर दें। बाबेज डिफरेंस इंजन। जी सर, Babbage's difference engine, which could solve polynomial equations, impressed people in different ways. The Duke of Wellington commented that it could be useful in analyzing the variables a general might face before going into battle. ये देखें, ये आइए, ये अब आप देखें कि वो जो बना रहा था इंजन, वो तो अपने शौक से बना रहा था, लेकिन जो जनरल था उसने कहा ये तो बैटलफील्ड में इस्तेमाल हो सकता है। यानी बैटलफील्ड के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन बैटलफील्ड में भी इस्तेमाल हो सकता है। आगे चलें। Ada's mother, Lady Byron, marveled that it was a thinking machine. थिंकिंग मशीन, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो कई सौ साल पहले एडा की मदर ने जांच लिया था कि वी हैव मेड अ थिंकिंग मशीन। अच्छा, अब ये सारी चीजें मुस्लिम वर्ल्ड में क्यों हुई? वो जो बेबेज पार्टीज थ्रो करता था हर हफ्ते या हर महीने, उसमें जब इंटेलिजेंट लोग इकट्ठे होते थे तो ये स्पार्क बनना ही बनना था। देखे ना, ये था रेनेसां। अब आपको एहसास हुआ कि रेनेसां क्या चीज थी? जी बिल्कुल जी। As for Ada, who would later famously note that machines could never truly think, a friend who went with them to the demonstration reported, Miss Byron, young as she was, understood its working and saw the great beauty of the invention. Ada's love of both poetry and math primed her to see beauty in a computing machine. She was an exemplar of the era of romantic science, which was characterized by a lyrical enthusiasm. रोमांटिक साइंस, you see, आपने ये वर्ड कभी तो सुना होगा, रोमांटिक साइंस। अब क्या नाम है माहम, आप अपने फादर को ये जाके ना बता दीजिएगा कि वहाँ डॉक्टर अशरफ रोमांटिक की बातें करते हैं अपनी वर्कशॉप में। जी, तो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न पे है सर, और प्रिपेयर करके भेजा था। हैं जी, उन्होंने प्रिपेयर करके भेजा था कि मैं रोमांस की बातें करूंगा। नहीं, हाँ, कि मैं इस तरह की फजूल बातें करूंगा आपसे। ये फजूल नहीं, बट हाँ, लेकिन आप कुछ कहना चाह रही हैं, कह नहीं रही, खुल के कह दें एक दफा। नहीं कह दें क्या कह के भेजा था कि थोड़ा सा दिमाग आउट है उनका। नहीं, अपना दिमाग खोल के जाना है जी, अपना दिमाग खोल के जाना है। अच्छा चलें, आगे चलें। रोमांटिक साइंस। जी, romantic science, which was characterized by a lyrical enthusiasm for invention and discovery. It was a period that brought imaginative intensity,
and excitement to scientific work. Richard Holmes wrote in The Age of Wonder, "It was driven by a common ideal of intense, even reckless, personal commitment to discovery. In short, it was a time not unlike our own. The advances of the Industrial Revolution, including the steam engine, mechanical loom, and telegraph, transformed the 19th century in much the same way that the advances of the digital revolution, the computer, microchip, and internet have transformed our own. At the heart of both eras were innovators who combined imagination and passion with wondrous technology, a mix that produced Ada's poetical science and what the 20th century poet Richard Brautigan would call machines of loving grace." Machines of loving grace. Now, this is something, a marriage of arts and science, which created a spark, and that spark created a fire, and that fire has burnt all the Muslim empires, not one, but all the Muslim empires. It was so intense. ये जो कहते हैं ना, टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी कर दी और सिराजुद्दौला के साथ फलां ने गद्दारी कर दी, यहाँ मुसलमान जो थे उनको रिश्वत दे के साथ मिला लिया, सब बकवास है ये जो जिन इन्होंने निकाल दिया था रेनेसां का और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, ये बोतल में से जो जिन निकाल दिया था, मैं उस जिन की तारीफ नहीं कर रहा, बहुत जालिम जिन था वो, उसने बड़े जुल्म किए, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि उसके सामने मुसलमान अगर सारे इकट्ठे भी हो जाते ना, कुछ नहीं कर सकते थे। उसके लिए कुछ किसी और चीज की जरूरत थी। वो जिन जब बाहर निकल आया तो वो फिर अपनी ताकत से खुद चलता था, वो सेल्फ सस्टेनिंग था। उस पहिए को, वो पहिया जब चल पड़ा तो उस पहिए को आप रोक नहीं सकते थे। वो स्टीम इंजन जब यहाँ रेलवे लाइंस इन्होंने बिछाई हैं और स्टीम इंजन चला है, चाहे अमेरिका में चला है चाहे हिंदुस्तान में चला है, तो लोकल लोग जाके उस पे गोलियां चलाते थे, तीर मारते थे। वो स्टीम इंजन तो चलता जाता था, उसको क्या फर्क पड़ता है? यू सी, ये आप अंदाजा करें कि ये जो तहजीबों का टकराव था, एक तहजीब जो थी, ये सर सैयद ने इस चीज को तस्लीम किया था, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया था कि एक तरफ एक तहजीब इतनी ज्यादा ताकतवर है, नॉट बिकॉज कि उनके पास फौज है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कितनी फौज रखी होगी उन्होंने यहाँ पे, जब इंडिया को फतह भी कर लिया तो कितने गोरे सिपाही यहाँ रखे होंगे? बहुत थोड़े से थे, हमारे सिपाही उनकी निस्बत बहुत ज्यादा थे। ये बात फौजों की जंग की नहीं थी, ये किसी और चीज की जंग थी। वो जिन बाहर निकल आया था, वो जिन तो खाएगा सब चीजों को, अब वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी। आगे चलें जी। Lord Byron. Ada inherited her poetic and insubordinate temperament from her father, but he was not the source of her love for machinery. He was in fact a Luddite. In his maiden speech in the House of Lords, given in February 1812, when he was 24, Byron defended the followers of Ned Ludd, who were rampaging against mechanical weaving machines. क्या आप में से किसी, अरसलान, आप में से किसी को लुडियाइट्स का पता है? नहीं, एक्चुअली नॉट सर। अच्छा, लुडियाइट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तारीख में एक बहुत अहम मोड़ था, जिसने दुनिया की तारीख को तब्दील कर दिया। यानी हो लंदन में रहा है ये काम सारा, और तारीख इंडिया में तब्दील हो रही है। ये अब आप देखें कि कितना बड़ा। लुडियाइट्स क्या थे? वो कहते थे कि जो लूम्स हैं जिससे कपड़ा बनता है, उससे इंसानों को कपड़ा बनाने दो हाथ से, मशीनें मत लगाओ, इसलिए कि 10,000, 20,000, 10 लाख लोग जो हैं वो उनका काम खत्म हो जाएगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। और वो असेंबली में भी गए, वहां पे डेमोक्रेसी थी इंग्लैंड में,
और असेंबली ने ये कहा बेरोजगार हो जाएंगे। इंग्लैंड में तो आपको पता है, अगर कोई बंदा बेरोजगार हो जाए तो वो रेलवे स्टेशन पे जाके या दाता दरबार पे जाके खाना नहीं खा सकता, वहां सो नहीं सकता, इतनी सख्त सर्दी होती है, मर जाएगा वो। तो असेंबली ने कहा कि मर जाएं बेशक। ये वो जो जिन था ना, वो कितना जालिम जिन था। उन्होंने, असेंबली के लोगों ने कहा मर जाएं, लेकिन बरतानिया, सल्तनत बरतानिया की पावर, सल्तनत बरतानियत की शहनशाहियत की जो पावर है वो इसमें है कि हम मशीन्स से कपड़ा बनाने की कोशिश करें। और लुडियाइट्स ने एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू की, बकायदा उन्होंने लड़ने वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। ये सारे जो है ना जी, असेंबली हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गई, एस्टैब्लिशमेंट हो गई, ये सारे स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हैं। सरमायादारी का जो स्टेटस को होता है, मैं ना अच्छाई कर रहा हूं ना बुराई कर रहा हूं, मैं इसकी ताकत की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में वहां से भी वो रिजेक्ट हो गए, तो फिर उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल की शुरू कर दी। जब उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल की तो इन्होंने फौज को इस्तेमाल किया इंग्लैंड में, और फौज से कहा कि उड़ा दो इन सबको। हजारों के करीब गोरे अंग्रेज, औरतें और आदमी, उनको उनकी फौज ने भून डाला। कैन यू इमेजिन दैट? कैन यू इमेजिन कि मजदूर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो रहे हैं, हमें रोजगारी का कोई तरीका तो दे दो, हमारे मुंह से निवाला तो ना खींचो, हमें मशीनों से रिप्लेस तो ना करो। और सबसे बड़ी बात ये कि असेंबली में एक कानून पास हुआ, ये दुनिया की तारीख में, दुनिया की सिविलाइजेशन की तारीख में पहली दफा हुआ कि पहले ये होता था कि अगर किसी को मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था, तो उसे मौत की सजा दी जाती थी किसी बंदे को। ये ऐसे ही होता था ना। कानून ये पास किया कि किसी ने अगर मशीन को नुकसान पहुंचाया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब मशीन को नुकसान पहुंचाना, मशीन को मार तो सकते नहीं, उसके अंदर रूह तो होती नहीं निकल जाए, उसको एक डंडा भी मार देना उसे मौत की सजा है। तो ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये था रेनेसां। आगे चलें जी। Right, sir. Okay. With sarcastic scorn, Byron mocked the mill owners of Nottingham, who were pushing a bill that they would make destroying automated looms a crime punishable by death. These machines were to them an advantage, in as much as they superseded the necessity of employing a number of workmen who were left in consequence to starve. Byron declared that the rejected workmen, in the blindness of their ignorance, instead of rejoicing at the improvements in arts so beneficial to mankind, conceived themselves to be sacrificed to improvements in mechanism. तो अब आप ये, now we come towards the great American University. और इस अमेरिकन यूनिवर्सिटी में किस तरीके से इन्होंने आर्ट्स को, साइंस को, बिजनेस को, यार ये लम्स जो हमने बनाया है, इसमें कितने इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसे डाले होंगे इसमें, आपको पता ही है अरसलान? जी सर, बिल्कुल जी सर। तो ये अमेरिका के फोर फादर्स थे, उनकी फोरसाइट देखें कि अमेरिका में लैंड बहुत ज्यादा थी। जब अमेरिका कॉन्कर हो गया बरतानिया से जंग के बाद, इन्होंने सारे अमेरिका को अपने हाथ में ले लिया, तो इन्होंने हजारों एकड़ की जमीन जो थी वो हर यूनिवर्सिटी को दे दी कि ये इनका वो कौन सा फंड होता है, वो जो यूनिवर्सिटी का फंड होता है, वो क्या कहते हैं उसको जी? एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड हर यूनिवर्सिटी का इतना ज्यादा कर दिया जाए, इतना ज्यादा कर दिया जाए कि ये कई सौ साल तक अगर फीसें ना भी मिले तो भी चलती रहें। अब आप ये देखें, यूरोप और अमेरिका में फर्क क्या था? यही फर्क था ना। यूरोप की यूनिवर्सिटीज के पास पैसे नहीं है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के पास पैसे हैं।
अच्छा तो हुआ क्या, ये जरा देखें अब आप। नहीं, ये मैं आगे इधर 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 से चल रहा है मुझे जी। तो यहाँ यहाँ जी अमेरिकन यूनिवर्सिटी यहाँ से, हाँ जी जी ये देखें ये जो इनकी फिलॉसफी थी, ये ना, ये देखें ना, एक यूनिवर्सिटी होती है, हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हाँ हमारी यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज, लम्स की मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई है, क्या इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स वहां पे बच्चे सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रोफेसर सॉल्व, कितना परसेंटेज ऑफ टाइम एक प्रोफेसर इंडस्ट्री या डिफेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहा होता है? बताएं अरसलान, आप खुद ही बताएं। सर कुछ हद तक तो है केस मेथड, कुछ हद तक नहीं बात हो रही, बात हाँ यह है कि यूनिवर्सिटी की फंडिंग सारी वहीं से आनी चाहिए, ये बात राइट, होती है। बिल्कुल सही है। मतलब कहने का ये है कि ये फंडिंग जो, अगर ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूनिवर्सिटी बनाई है, इमारत को छोड़ दें, देखें इमारत डज नॉट काउंट, करेक्ट, झोंपड़ियों में बैठ के भी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। आईआईटी मैंने विजिट किया था इंडिया का, उनकी इमारत ऐसी थी जैसे 20 साल पहले वापडा का दफ्तर होता है ना, जिसमें कि सारी तारें नीचे लटकी हुई होती हैं और वाइट वॉश सारी खराब हुई भी होती है। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो चल रही हो इसलिए कि वो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, इसलिए कि वो डिफेंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं बाहर यूनिवर्सिटी के। हमने जो पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया था कंप्यूटर साइंस में, वो यही सोच के शुरू किया था। खैर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन यूनिवर्सिटी का, अमेरिका में जो यूनिवर्सिटीज बनाई गई, और उसमें एक आदमी था जिसका ये विजन था कि यूनिवर्सिटी का मकसद ये होना चाहिए कि वो इंडस्ट्री और डिफेंस के मसाइल को हल करे। अमेरिका वाहिद मुल्क है जहां अगर आप पीएचडी करने के लिए जाएं तो आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता। कोई पीएचडी स्टूडेंट अमेरिका में अपने पैसों से या गवर्नमेंट के पैसों से पीएचडी नहीं करता। वो करता है तो इंडस्ट्री से या तो पैसे आ रहे होते हैं या डिफेंस से पैसे आ रहे होते हैं। देखिए ये मशीन चल पड़ी ना, इंडस्ट्री, आर्म फोर्सेस और एकेडेमिया, ये इसको कहते हैं आयरन ट्रायंगल। ये आयरन ट्रायंगल, ये 3 जिन जो थे वो 3 बोतलों में से निकल आए और इकट्ठे हो गए, और इनको शिकस्त देना नामुमकिन था। ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी और डिफेंस, इन तीनों को इंटीग्रेट कर दो, ये एक बंदे का कॉन्सेप्ट था, और वो था बुश। नॉट दिस स्टूपिड बुश, बट वॉन ओवर बुश, who was dean MIT, dean of engineering at MIT. He was a professor. At the same time, he was CEO of Raytheon Company. Raytheon Company का नाम सुना होगा अरसलान आपने, डिफेंस रिलेटेड काम करती है। जी जी सर। And the third thing he had was he was advisor to the President of United States. अब आप देखें एक प्रोफेसर की हैसियत देखें, रेथॉन कंपनी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है, वो उसका सीईओ है, वो एमआईटी में इंजीनियरिंग का डीन है। वो कोई आसान काम नहीं है एमआईटी में इंजीनियरिंग का डीन बनना, ठीक है ना। एट द सेम टाइम ही इज एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लम्स का कोई प्रोफेसर इसके करीब करीब भी पहुंच सकता है? देखे ना, ये बात होती है इंटेलेक्ट की।
ये बात होती है कि यू कैन चेंज द सोसाइटी, यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज ज्योग्राफी, यू कैन चेंज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आगे चलें जी। The growing belief in science and technology. The vogue of scientism, the idea of a scientific basis for knowledge, independent of theological arguments. ये at a इंडिपेंडेंट ऑफ थियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, मजहब को बीच में नहीं लाना। बिल्कुल सही है। ये पहली शर्त है एक यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, मजहब को बीच में नहीं लाना। मीटिंग अगर हो रही है और जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया है तो आप अपना काम करें पहले बैठकर। जी आगे चलें। Had some substantial impact on American higher education in the latter half of the 19th century. Originating in Europe, social Darwinism became acceptable ideology, in part because it was particularly congenial to leaders in industry and higher education. For followers of some of the early European sociologists, particularly Herbert Spencer, who coined the phrase survival of the fittest, science became the means and the rationale behind social progress and perfectibility. ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, ये मैं उस जिन की बात कर रहा हूं कि ये इसके मुकाबले में फिर कोई और चीज आ ही नहीं सकती। ये जो अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है और इतने अरसे तक सुपर पावर बना रहा, अब चाइना उसको चैलेंज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सेम थिंग, बिजनेस, डिफेंस एंड एकेडेमिया। हाँ जी आगे चलें। Many robber barons found justification for their extreme laissez-faire business practices in the ideas of evolution applied to the social world. Speaking to a Sunday school class, John D. Rockefeller likened his comparative practices to competition in nature. The growth of a large business is merely a survival of the fittest. This is not an evil tendency in business. It is merely the working out of a law of nature and a law of God. It was certainly evil. मैं मेरा पूरा यकीन है, it was evil, but it was very powerful. Powerful, correct. It was evil. इसमें कोई शक की बात नहीं कि मजदूरों की ऐसी की तैसी हो जाएगी, but it is powerful. And जो इसके सामने आएगा वो क्रश हो जाएगा। आगे चलें जी। Andrew Carnegie responded effusively to the writings of Darwin and Spencer. Not only had I got rid of theology and the supernatural, but I had found the truth in evolution, he wrote. आगे करेंगे सर? इसके साथ ही मैं आपको जरा ये भी दिखा दूं। ओके, ऑल राइट, ठीक है। यस जी, फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। Carnegie persuaded Spencer. ओहो, एक चीज में ये हमने कर लिया था, फ्री एंड ओपन। नहीं, ये नहीं किया। नहीं, थोड़ा सा सर मेरा ख्याल है ऊपर से कटा हुआ है। जी, वो उसको रहने दे। फ्री एंड ओपन कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज। Free and open communication of ideas. For knowledge to grow, it must occupy public space. Within the academic community, knowledge becomes common property, placed freely in the marketplace of ideas for examination, criticism, correction, and further development. It is published in various forms. Discoveries are products of social collaboration. They build on what others have done before, using these bricks to enhance and expand the foundations of knowledge. Sir Isaac Newton aptly said, "If I have seen farther, it is by standing at on the shoulders of giants." In the world of universities, the open communication of knowledge transcends national borders. Secrecy, in contrast, impedes the knowledge of growth. Problems arise for universities and for communities of scholars and scientists when external pressure, particularly political pressure, is applied to withhold or delay publication of ideas and discoveries. One can imagine, of course, scenarios where withholding publication of discoveries might be warranted. When, for example, the disclosure of a method of creating a lethal virus for bacteria is apt to get into the hands of people interested in
doing great harm with knowledge. The vexing problem in such situations is how to define clearly the conditions under which protecting the public welfare requires taking the opposite risk. The risk of impeding the growth of knowledge by withholding ideas from public scrutiny. तो ये जो अरसलान ओपननेस है ना, प्लीज माइक बंद कर दें अपना। ओपननेस जो है ना कि वी शुड बी ओपन विद आइडियाज, वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि 3 हफ्ते पहले मुझे एक नई यूनिवर्सिटी जो लाहौर में बन रही है, जो दुबई के रूलर बना रहे हैं, वहाँ से ऑफर हुई डीनशिप की कि मैं उनका टेक्नोलॉजी का जो जितने भी टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट है उनका डीन बन जाऊं। ऑल राइट, मैंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अगर वो मैं एक्सेप्ट करके चलता रहता तो आज ये कोर्स ना हो रहा होता। तो मेरे ख्याल में अल्लाह को कुछ और मंजूर था, वो चाहते थे कि मैं उसमें डीन ना रहूं। लेकिन मज़े की बात ये देखें कि मैंने फेसबुक पर सिर्फ ये चीज़ लिख दी कि ये जो आर्किटेक्ट जिसने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी किसी और पर्पस के लिए, और अब इन्होंने दुबई के रूलर ने खरीदी है इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, इसके आर्किटेक्चर में ये खामियां हैं। मैंने फेसबुक पे ये लिख दिया। दूसरे दिन, अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने काम करना शुरू कर दिया था डीन के तौर पे, लेकिन ज्वाइन नहीं किया था। दूसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि ये आपने फेसबुक पर आर्किटेक्चर को क्रिटिसाइज कर दिया है, ये तो आपने गजब कर दिया। मैंने कहा इसमें की गजब की क्या बात है, आपने तो नहीं वो आर्किटेक्चर डिजाइन किया था, वो तो पिछली यूनिवर्सिटी ने किया था जो फेल हो गई और आपने उसको खरीद लिया। जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है और ये तो दुबई तक बात पहुंच गई है। और उन्होंने कहा है कि ये कौन साहब हैं पागल जो फेसबुक पे लगा देते हैं इस तरह की चीजें, इनको हम डीन के तौर पे नहीं रख सकते, ये कंसल्टेंट के तौर पे आ जाए। दिस वॉज द वे द गॉड वॉज exercising its power of telling me you are not suitable for this job, go for Islamic geometrical patterns. So we are fortunate, and perhaps you are fortunate, that I was ousted from that university and I was not allowed to join. कैसा है अरसलान? सर जबरदस्त है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि वो जो इन्होंने अमेरिका ने ये जो जिन निकाला था इंडस्ट्रियल पावर का, जिसमें डिफेंस भी शामिल थी, एकेडेमिया भी शामिल था, उसमें जो डिफेंस इंडस्ट्री थी वो तो एक बहुत ही बड़ा जिन बन गया, जिसका काम ही ये था कि वो हथियार बनाएं, छोटे मुल्कों को लड़ाएं आपस में, और फिर वो हथियार बेचें, अपना बिजनेस खुद क्रिएट करें, हुकूमत से ना लें पैसे। F-16 जो बनाता है वो गवर्नमेंट नहीं बनाती उनकी, वो उनका अलग से कंपनीज बनाती हैं और वो अपनी अपनी तिजारत खुद से क्रिएट करती हैं। ये चीज सादत हसन मंटो ने 40s के अंदर, जब उनको अमेरिका ने ऑफर की थी कि तुम हमारी एम्बेसी में काम करना शुरू कर दो और कोई छोटा मोटा कॉलम लिख दिया करो, हम रिसाले अमेरिकन वो जो रिसाले निकालते थे, यूएस न्यूज वगैरह जो भी उस जमाने में निकलते थे, मुझे याद नहीं है, तो सादत हसन मंटो ने उस वक्त क्या कहा था, सच बोला था उसने। देखें, ये होती है इंटेलेक्चुअल्स की बात कि आप बिक नहीं जाते, ये यूनिवर्सिटी का रोल होता है और ये एक प्रोफेसर का रोल होता है जो सादत हसन मंटो ने अदा किया, प्रोफेसर्स ने अदा नहीं किया। हिंदुस्तान लाख टापा करे, आप पाकिस्तान से फौजी माहिदा जरूर करेंगे।
सर आपका माइक ऑफ है। जी, ये सादत हसन मंटो का विजन आप उस वक्त देखें कि वो क्या था, कि उन्होंने उस वक्त ये कहा था, कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने उस वक्त। उन्होंने ये कहा था कि ये जी, सादत हसन मंटो ने क्या कहा था कि मैं दोबारा लगा दूंगा, 1 मिनट। पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाख टापा करे, हिंदुस्तान लाख टापा करे, आप पाकिस्तान से फौजी माहिदा जरूर करेंगे। अभी माहिदे नहीं हुए थे, उसे ये बात पता चल गई थी, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल था वो। इसलिए कि आपको इस दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के इस्तेहकाम की ज़्यादा फिक्र है, और क्यों ना हो, इसलिए कि यहाँ का मुल्ला रूस के कम्युनिज्म का बेहतरीन तोड़ बनेगा। फौजी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया तो आप सबसे पहले इन मुल्लाओं को मुसल्ला कीजिएगा, इनके लिए खालिस अमरीकी ढीले, खालिस अमरीकी तस्बीहें और खालिस अमरीकी जाए नमाजें रवाना कीजिएगा। उस्तरों और कैंचियों को सरे फहरिस्त रखिएगा। अच्छा, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? फौजी इमदाद का मकसद जहां तक समझता हूं इन मुल्लाओं को मुसल्ला करना है। अरसलान बताओ, इतना जबरदस्त विजन किसी का हो सकता है? जी सर, इतना जबरदस्त विजन किसी का हो सकता है? नहीं सर इतना जबरदस्त तो नहीं हो सकता सर। जी जी। अब हम शुरू करते हैं। काफ़ी बातचीत हो गई, अब हम पहला इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। इस किताब में से है, और ये है वो पैटर्न। इसको आप अलग से मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। यहाँ से मेरी वीडियो शुरू हो जाती है और हम इस वीडियो को शुरू ऑन कर देते हैं। आप साथ साथ बनाते जाएं और मैं चेक करूंगा आपके सबके कामों को। अंदर आ जाओ भाई, वहां तो बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आइए 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 जनाब, आइए। हाँ, जूती उतार के। ये मैं शुरू कर देता हूँ। आप लोगों ने चेक करना है भाई जरा, इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे, और पहला इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी साथ ही बनाएंगे। तो ये ताहिर साहब, आपने बार बार स्क्रीन चेक करनी है। हाँ, सब लोग, ये लोग मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्डेड है ये। हम वापस जा सकते हैं, अगर वापस जाने की जरूरत होगी हम वापस चले जाएंगे। ये है ना? हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ ये रिकॉर्ड हो गया। हाँ अच्छा, तो इसमें आपने बारी बारी रिकॉर्ड ये चेक करना है सबका कि वो उस जगह पे हैं। सब लोग जियोजेब्रा पहले चेक कर लें कि जियोजेब्रा सबने चलाया हुआ है ना, ये चेक कर लें। और आप मुझे जब सिग्नल देंगे तो फिर मैं ये चला दूंगा, या अभी चला दूं? कंफर्म कर लेते हैं किस किस ने जियोजेब्रा इंस्टॉल किया और वो उनका जियोजेब्रा ओपन हो गया, चल रहा है। अरसलान साहब, आपका जियोजेब्रा चल रहा है? जी मेरा चल रहा है जी, मैंने खोल लिया। माहा का? जी चल रहा है। समा आपका? मेरे को चल रहा है। ओके, समीना आपका चल रहा है? जी सर चल रहा है। ओके, बाकी तो सबका चल रहा है। नोफल है और उमर साहब में हमारा सबका चल रहा है। ठीक है, प्ले कर दें। कर दे, अच्छा कर दे, ठीक है, ऐसी की तैसी उसको आज कर दे, आज कर दे। वला गालिब इल्लल्लाह, ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं ये लिया गया है ईरान से।
अब अब्दुल समद कॉम्प्लेक्स तो साहब वो उनकी सर की डॉक्टर साहब की आवाज स्क्रीन की आवाज भी म्यूट हो गई है। डॉक्टर साहब वो अपना अनम्यूट कर लें माइक। स्काइप से सर, स्काइप से करें। एक के ऊपर फिर सर म्यूट हो गया, 2 दफा क्लिक हो गया उस पे। सर स्काइप से अनम्यूट कर लें, वो दोबारा म्यूट हो गया। सर अनम्यूट करें अपने आप को। सर हम आपको नहीं सुन सकते। सर आपकी ऑडियो की आवाज भी नहीं आ रही और आपके माइक की आवाज नहीं आ रही, बस स्काइप से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। दोबारा से म्यूट करके अनम्यूट कर लूं? सर नहीं, म्यूट नहीं करें ना, अनम्यूट कर दें। ठीक किया हुआ है बस ठीक है। अब 2 क्लिक कर दें उसको। अभी फिर सर जब लाइट कलर में होता है तो छोड़ दिया करें, जब डार्क कलर में होता है तो आप उसको चला देते हो, फिर से म्यूट हो जाते हैं आप। अभी आप म्यूटेड हैं। अभी आपकी स्क्रीन की और आपकी आवाज नहीं आ रही। नो, वो आपने म्यूट किया हुआ, वो आपको करना पड़ेगा दोबारा से। और वो स्क्रीन नजर आ रही है हमें। एक दफा सिर्फ क्लिक करें उस पे, साथ वाले माइक पे भी एक दफा क्लिक करें। माइक पे क्लिक करें सर। सर आपने माइक अनम्यूट सर आप किया, प्लीज अनम्यूट योर माइक। माइक पे एक दफा क्लिक करें। ये लो। हाँ अब आ रहे हैं, आपकी आवाज अब आ रही है। अब आ रही है ना? हाँ यस तो सर। अब मैं इसको चला दूं वीडियो को? यस सर। कमांड है। अब ठीक है। अभी फिलहाल यही काफी है। सर ये शुरू से कर चला लें ये वाली वीडियो। शुरू से कर दें। शुरू से कैसे चलाते हैं? तो 0 पे ले जाएं इसे। यहाँ से शुरू हो गया जो लो जी। हम एक इंट्रोडक्शन हल्का सा, अब ठीक हल्का है? फुल्का सा अब ठीक है? इंट्रोडक्शन देंगे। पहला इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी साथ ही बनाएंगे। तो वला गालिब इल्लल्लाह, ये जो पैटर्न हम बना रहे हैं ये लिया गया है ईरान से। अब अब्दुल समद कॉम्प्लेक्स नातांज ईरान, ये 1304 का बना हुआ है। इसको बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जियोजेब्रा के बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ
मैंने आपसे कहा ना मेरे साथ साथ। ये देखें वेलकम टू जियोजेब्रा लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा है ये बाद में बात करेंगे। अगर मैं ए के ऊपर क्लिक करूं, डबल क्लिक करूं, तो देखें यहाँ पे शो लेबल आ जाता है। इसको मैं खत्म कर दूं तो इसको मैं अगर खत्म कर दूं तो ए यहाँ से गायब हो जाता है। मैं वापस इसको ले आऊं तो यहाँ ए वापस आ जाता है, नाम इसका वापस आ जाता है। अगर मैं शो ऑब्जेक्ट को खत्म कर दूं तो ए भी गायब हो जाता है। देखें ए यहाँ से भी गायब हो गया। ये देखें, ये अगर मैं ए यहाँ कर दूं, यहाँ से भी मैं ए को गायब कर सकता था। ये देखें यहाँ से भी मैं गायब कर सकता था। इसी तरह मैं बी को यहाँ से भी गायब कर सकता था और यहाँ से भी गायब कर सकता था। अब मुझे आपको मजीद वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं देखिए अब मैं हेलो, ये आपको आना चाहिए कि आप इसको आगे पीछे कर सकें। आपके कंप्यूटर पे गालिबन एक की को प्रेस करें माउस की और दूसरी की को से मूव करें तो ये इस तरह से हो सकता है। दिस शुड बी पॉसिबल इन योर जियोजेब्रा स्क्रीन। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझसे पूछ लीजिए, आप हमारी मदद हासिल कर लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है इसको मूव करना। अब हम इस पर एक सर्कल लगाना चाहते हैं। ये देखें सर्कल कमांड ये है, ये पॉइंट कमांड है, हम पॉइंट लगाना चाहते हैं। ये देखें ये पॉइंट कमांड है, ये पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट कमांड है। अभी फिलहाल यही काफी है। पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट कमांड का मतलब ये है कि मैं इस लाइन पर एक पॉइंट लगा सकता हूँ और ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये सिर्फ इस लाइन पर ही रहेगा। तो यहाँ मैं एक लाइन पे ये सेंटर पे एक पॉइंट लगा देता हूँ, ये बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट लगा देता हूँ। ये पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट कमांड है और इसके बाद मुझे दोबारा से इसी कमांड पे आना पड़ेगा। इस पे हमेशा वापस जाना पड़ेगा आपको। यहाँ से आप अब हम सर्कल कमांड को इस्तेमाल करते हैं। सर्कल कमांड के कई तरीके हैं। सर्कल, सेंटर एंड रेडियस। इसको सेंटर चाहिए, सेंटर सी है और रेडियस ये हमसे पूछेगा। सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, ये आपको मेरे साथ साथ करना चाहिए। तो सेंटर ये है और ये पूछ रहा है कि कितना रेडियस लूं मैं। तो मैं इससे कहता हूं कि 8 का ले लो रेडियस। अब ये इसने 8 का रेडियस ले लिया। अब मैंने देखे गलत कर दिया ना, मैंने मुझे वापस जाना चाहिए था और यहाँ पे जाना चाहिए था और ये डी पॉइंट को मुझे डिलीट कर देना चाहिए। डिलीट कमांड से डिलीट कर दें इसको। राइट, हमेशा इसके ऊपर वापस जाएं, इसके ऊपर वापस जाएं कोई नई कमांड लेने से पहले। अच्छा, अब मैं पहला काम ये करूंगा कि ये एक है एंगल बनाने की कमांड। मैं इस पर 30 डिग्रीज का एक एंगल बनाऊंगा। एंगल कमांड, एंगल कमांड आपसे क्या क्या पूछता है ये देखें, ये यहाँ पर देखें, सिलेक्ट 3 पॉइंट्स और 2 लाइंस, सिलेक्ट एंगल विद गिवन साइज। अच्छा, हम एंगल विद गिवन साइज बनाना चाह रहे हैं। हाँ, तो एंगल विद गिवन साइज का क्या मतलब है? सिलेक्ट की लॉग पॉइंट, ये देखें लॉग पॉइंट, select log point with given log point and then enter size। तो मैं इसको ये कहता हूँ और इससे कहता हूँ ओहो ये क्या हो गया, क्यों नहीं काम कर रहा ये। मैं कह रहा हूँ एंगल विद गिवन साइज बनाना है, तो एंगल विद गिवन साइज। ओहो ओके, मैं वापस जाऊं,
मुझे इसी पॉइंट पर क्लिक करना चाहिए, एंगल विद गिवन साइज, इसी पॉइंट पे क्लिक करना चाहिए। जब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो ये पॉइंट सी आ जाता है और हम एंगल विद गिवन साइज यहाँ पर, अच्छा ये कह रहा है कि ये सी पॉइंट पहले क्यों लगाया है, ये मुझे अब लगाना चाहिए था। चलें यहाँ पे अब लगा देते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट लगाया और अब इसे एंगल का साइज पूछना चाहिए, एंगल विद गिवन साइज, एंगल विद गिवन साइज, एंगल विद गिवन साइज, सिलेक्ट की पॉइंट एंड why it's not working, angle with given size, select leg point vertex, हमें पीछे जाने की जरूरत तो नहीं है? नो सर, ठीक जा रहा है। अगर बाकी लोगों की स्क्रीन हमारे साथ इधर तक आ गए। लेग पॉइंट वर्टेक्स, ये मैं अगर इसमें थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस पॉइंट को, कोई बात नहीं, इसको वापस ले आएंगे। अब मैं ये कमांड इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ विद गिवन साइज, यहाँ से, अच्छा अगर अब मैं यहाँ से करूँ तो भी नहीं ये चल रहा एंगल, एंगल विद गिवन साइज, एंगल विद गिवन साइज, एंगल, एंगल with given size, ओके। अच्छा अगर मैं फर्ज करें एक सेगमेंट ड्रॉ कर दूं, मैं ये इसको वापस ले आता हूं। फर्ज करें कि देखें ये चीज़ें बाज़ दफ़ा आपको तंग करती हैं। मैं एक पॉइंट और यहाँ पे लगा देता हूँ, पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, और ये देखें मैं ये पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट ये सर्कल पे लगा देता हूँ और उसके बाद मैं ये कमांड इस्तेमाल करता हूँ, सेगमेंट कमांड। लाइन का मतलब ये होगा कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी, सेगमेंट का मतलब ये होगा कि वो सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान होगी। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स के दरमियान ये लाइन लगा दी, ठीक। अब मैं ये कमांड इस्तेमाल करता हूँ, एंगल विद गिवन साइज, ये देखें और आ गया हमारा एंगल। तो देखें ये छोटी मोटी चीजें जियोजेब्रा में बाज़ दफ़ा हो जाती हैं। अब मैं ये इसका ये जो नाम है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये मिटाना चाहता हूँ, ये मैं शो ऑब्जेक्ट ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं ये डी का नाम भी मिटाना चाहता हूँ। तो डी का शो लेबल भी मैं मिटाना चाहता हूँ, सी का भी और डी का भी शो लेबल भी मिटाना चाहता हूँ। लेकिन मैं अब दोबारा से एक लाइन लगाऊंगा यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 30 का एंगल बन रहा है। ये इसका नाम आ गया, इसको ये मैं नहीं पसंद करता, मैं ये भी हटा देता हूँ। दोबारा से एंगल कमांड मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये देखें एंगल विद गिवन साइज, ये एंगल विद गिवन साइज तो 30 का एंगल है। तो अब मुझे फिर ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये फिर हटा देता हूँ यहाँ से, शो लेबल, लेबल मैंने नहीं इसको बिल्कुल ही मैं इसको क्या कर दिया मैंने, इसको मैं हटाना चाहता हूँ। ऑल राइट, शो ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए था और यहाँ जाके क्लिक करना चाहिए था। देखा ना मैंने गलती की ना, मैं पहले आपको भी बताता रहा हूँ कि ये नहीं करना आपने। ये क्यों नहीं मुझसे सिलेक्ट हो रहा? ओके 30 डिग्रीज, यस अब सिलेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को भी मैं हटाना चाहता हूँ और अब मैं यहाँ पर ये लाइन लगा दी मैंने और दोबारा से मैं 30 डिग्रीज का एंगल बनाना चाहता हूँ यहाँ पर। ये देखें
एंगल विद गिवन साइज, ये और फिर 30 डिग्रीज का एंगल, और उसके बाद दोबारा से सेगमेंट ड्रॉ करना चाहता हूं इसके दरमियान और इसके दरमियान। अब फिर ये एंगल आ जाता है। ये मुझे बहुत, ओहो, ये मुझे इस पे जाके फिर करना चाहिए ना। ये बार बार आप लोग भी गलती करते हैं, मैं भी गलती करता हूँ इसी तरह की। आखिर मैं भी तो आखिर इंसान हूँ, मैं भी तो आपके साथ लर्न कर रहा हूँ ना। ये है एंगल कौन सा है, सब्ज वाला, यस ये वाला एंगल है। ओके, ये एच भी मैं मिटा देना चाहता हूँ। शो लेवल ये भी खत्म करना चाहता हूँ, ये भी मैं खत्म करना चाहता हूँ, शो लेवल। अच्छा, अब आप देखिए, अब इस लाइन को मैं यहाँ पर भी 30 का एंगल बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये 30, 30, 60 और ये सब 30 के एंगल बनाना चाहता हूँ। एक तो तरीका यही है जो मैंने पहले इस्तेमाल किया। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं रिफ्लेक्ट कमांड इस्तेमाल करूं। ये देखें, ये रिफ्लेक्ट कमांड है। रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट कमांड है। रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट इन लाइन, रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट इन लाइन। तो मैं इसको इस्तेमाल करके, और यहाँ पे नहीं, ये अच्छा नहीं, पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना था, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट, ये और ये देखें, ये रिफ्लेक्ट हो गया। दोबारा से करके दिखाऊं आपको। तो रिफ्लेक्ट कमांड, ये और ये लाइन, ये यहाँ देखें, इस लाइन पर रिफ्लेक्ट किया मैंने इसको, और दोबारा से मैंने अब सेगमेंट लगा दिया। देखिए, मैं गलतियां भी करता जाता हूँ, साथ साथ गलतियां हो जाती हैं यार, कोई बात नहीं है। तो ये इसका नाम भी मैं मिटा दूं, ये नाम नहीं अच्छे लगते लगे हुए लेबल्स। ओहो, फिर मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ जाना चाहिए था ये लेबल मिटाने के लिए। ये बार बार हम गलती करते हैं जियोजेब्रा में। ये इसको सी को भी मिटाना चाहिए, शो लेबल। ऑल राइट, अब मैं इसको रिफ्लेक्ट कर दिया मैंने, अब इसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट को और इस एक्सिस के गिर्द। ये देखें, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। दोबारा सेगमेंट कमांड इस्तेमाल करता हूँ और ये दोबारा सेगमेंट कमांड इस्तेमाल हो गई। अच्छा जी, ये पॉइंट तो हम खुद भी लगा सकते हैं। पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो पॉइंट लगाना था हमने, ये लगा के यहाँ पे ला के, और यहाँ पर हम इसको सेगमेंट कमांड इस्तेमाल करके इसके दरमियान और इसके दरमियान ये हमने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। अब हम इसको वापस जाके देखें, इसको इस पे जरूर वापस जाना है, इस पे जरूर वापस जाना है, इस पे जरूर वापस जाना है। ये एफ का नाम खत्म कर दें, इसका लेबल खत्म कर दें, और के का लेबल खत्म कर दें। ये इकट्ठा भी कर सकते हैं हम सारों का, लेकिन मैं साथ साथ भी करता जा रहा हूँ। अब मैं इस लाइन को इधर रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, इस लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं देखें, इसको करता हूँ, पॉइंट को लगाता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ और ये पॉइंट लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पॉइंट लग गया। दोबारा से सेगमेंट कमांड इस्तेमाल करता हूँ, ये देखें, ये सेगमेंट कमांड इस्तेमाल हो गई। अब मैं इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ एक्स एक्सिस के अक्रॉस। तो मैं दोबारा सेगमेंट कमांड इस्तेमाल करूँगा, और सेगमेंट कमांड नहीं, एंगल कमांड, और देखें ये एक नया पॉइंट लग गया। और अब मैं सेगमेंट कमांड इस्तेमाल करूँगा कि हम यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट भी लगा दें, और दोबारा से मैं इनके लेबल्स हटा दूंगा। ये देखिए, ये सिलेक्ट होता है तो लेबल हट जाते हैं, ये सिलेक्ट होता है तो ज़रा ये ज़्यादा
भारी नजर आना शुरू हो जाता है, ज्यादा ब्लैकिश हो जाता है, ज्यादा मोटा हो जाता है। और इस पॉइंट को मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ अगेन इस एक्सिस के, ये देखिए ये पॉइंट भी लग गया, तो यहाँ पर भी मैं सेगमेंट कमांड इस्तेमाल करूंगा और इस पॉइंट को मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। उसके बाद फिर मैं इस लाइन को अब मैं इस लाइन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये देखिए जनाब ये कैसे रिफ्लेक्ट होती है। और फिर इस लाइन को इस पॉइंट को करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को करना चाहता हूँ इसके एक, सॉरी गलत हो गया, मैं इस पॉइंट को करना चाहता हूँ इस हमें पीछे जाने की जरूरत तो नहीं है। क्या हमारे सारे इस लेवल पे पहुंच जाए हैं? ये कर लिया सबने? सबका चेक कर लें, जरा चेक कर लें सबका। आप अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। उसामा, माहा और अरसलान साहब। ये हमारा वो ओके उसामा, ठीक है। अभी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या 30 डिग्री का एंगल लेके बना रहे हैं? चले रिफ्लेक्ट कर लें इन सबको, तो ये बिल्कुल वो अब आपको समझ आ गई कि क्या बना रहे हैं हम। मुझे बहुत 40 साल के बाद मिली थी, पहले हमारी घर करती थी। चला दूं मैं इसको अब या नहीं? सर दो का देख लेते हैं हम। अरसलान साहब आपका हो गया इधर तक? अगर नहीं हुआ तो उनसे कहें कि मैं ये फाइल भी भेज दूंगा, वो फाइल देख के कर लें। ये करना जरूरी है उनके लिए। नेक्स्ट टाइम हम यहीं से शुरू करेंगे। फिर ये पूरा करने, ये 12 हिस्से करने सर्कल के। ठीक। और महा आपका हो गया? आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी अभी आप आ जाइए थोड़ी देर में। जी महा की स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है आपका भी हो गया, महा का भी हो गया और सलाम का भी ऑफलाइन। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके उसे दोबारा प्ले कर दें। ये कर दूं आपने सब पहुंच में कहां तक? यस सर। चलें ठीक है। तो मैं करना चाहता हूँ इस एक्सिस के गिर्द ये पॉइंट। नहीं सर मैं नहीं कर सकी, मेरी छोटी सी साथ मीटिंग चल रही थी इसलिए। ये पॉइंट भी लगा हुआ कर देंगे आपके साथ। मैं कर लूंगी बाद में। ये पॉइंट अच्छा सर आप स्क्रीन शेयर कर दें। शेयर नहीं आपकी। ये तो लगा हुआ है। शेयर नहीं है। अच्छा हाँ ये पॉइंट तो लगा है। तो मैं इस शेयर नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर जाऊं नहीं, ये क्यों नहीं हो गया जी? अच्छा चलें इसको कर लेते हैं, इस पॉइंट को कर लेते हैं रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट इन पॉइंट, इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं इस पॉइंट के सामने। तो ये तो दोबारा से वो पॉइंट लग जाता है। इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं इस पॉइंट के सामने। ये अब पॉइंट यहाँ आ गया। ये किसी ना किसी तरीके से हमने कर लिया। हम आपके साथ मिलके देखेंगे कि क्या हम